नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। असल में अडेप्टेशन होते क्या है? हम नए वातावरण में जाते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म नए वातावरण में जाते हैं या किसी प्लांट को नई हैबिटेट में हम लगाते हैं तो वो सीधा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं आती उसको कुछ चेंज करने पड़ते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके, तो उसको एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्टेशन होते क्या है? एडेप्टेशन वो स्पेशल फीचर्स होती हैं जो किसी प्लांट के सर्वाइवल में हेल्प करती है ताकि वो क्या कर सके, अपने वंश को आगे बढ़ा सके, उसकी ग्रोथ सही हो और उसका डेवलपमेंट सही हो आने वाली जनरेशन का। तो वो चीजें जो अपने अंदर वो परिवर्तन लाता है वो चीजें एडेप्टेशन कहलाती हैं। तो ये क्या हुआ, किसी नई हैबिटेट में होती है। एडेप्टेशन कहाँ होती है? हमेशा न्यू हैबिटेट में होती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्लांट को, एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को कहीं दूसरी जगह, दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं और वो वहां एडजस्ट करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो अडेप्टेशन कहलाती है। अडेप्टेशन क्या होगी? अडेप्टेशन किसी भी तरीके से प्लांट कर सकता है। वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और बिहेवियरल भी हो सकती है। अब प्लांट के संदर्भ में बात करेंगे, कोई नई हैबिटेट में कोई प्लांट लगता है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उसको भोजन बनाना पड़ेगा। तो भोजन के लिए क्या होगी? सबसे बड़ी चीज वाटर की रिक्वायरमेंट। वो उस प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करना सिखाएगा, वो मॉडिफिकेशन करेगा, वो अपने प्लांट की इंटरनल या आउटर अपीयरेंस उसमें चेंज करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, केमिस्ट्री में चेंज करेगा। तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? एडेप्टेशन में आती हैं। दूसरी होती है स्पेस को, थर्ड है सोलर रेडिएशंस का, और प्लांट को एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस को झेलना सिखाएगा एडेप्टेशन। जब प्लांट ग्रो करेगा नई हैबिटेट में तो ये प्रक्रिया उसको चाहिए, उसको करना पड़ेगा। स्पेस में एडजस्ट करना पड़ेगा, सोलर रेडिएशन को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, बायोटिक स्ट्रेस आएंगी, एबायोटिक स्ट्रेस आएंगी, इंसेक्ट होगा, पेस्ट होगा, डिजीज होगा, टेम्परेचर होगा। ये सारी प्रक्रियाएं उस नए प्लांट के लिए नए वातावरण में अलग होंगी। तो उस वातावरण में जिंदा रहने के लिए जो प्लांट करेगा उसको क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। पहली अडेप्टेशन है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी कहते हैं। जैसे मेरा शरीर दिख रहा है, आपको अपने आसपास देखोगे तो पेड़ पौधे, जानवर, घर, सब चीज दिखती है, उसकी एक बनावट होगी, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल या अपीयरेंस, या उसको मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जिसको हम देख सकते हैं, आंखों से महसूस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर किसी नए प्लांट को लगाते हम या किसी नया ऑर्गेनिज्म जाता है, उसकी बॉडी में बाहर से जो चेंज दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको स्ट्रक्चरल या मोर्फोलॉजिकल चेंज कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल या मोर्फोलॉजिकल चेंज प्लांट में क्या हो सकते हैं? उसकी लीफ की अपीयरेंस चेंज हो सकती है, लीफ का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। और प्लांट में क्या देखा होगा आपने? कोर या बार्क कहते हैं, उसमें चेंज हो सकता है। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं प्लांट्स में, तो ज्यादा ठंड पड़ती है तो उनके ऊपर बार्क, छाल बढ़ जाती है, छाल आना शुरू हो जाती है, तो अपने ऊपर एक बार्क का कवर बना लेगी और वो डेड होता है। जितनी सर्दी आती है तो डेड चीज से टकराएगी तो कोई परिवर्तन होना नहीं उसके अंदर, तो प्लांट जिंदा रह जाता है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कहलाते हैं। और इसमें ओरिएंटेशन में और क्या हो सकता है? इसके साथ साथ ग्रोइंग हैबिट चेंज हो सकती है, रूट का पैटर्न चेंज हो सकता है, रूट का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि प्लांट को सरवाइव करना है अपने आप को कैसे भी, किसी भी तरीके से उस एनवायरनमेंट में। तो जो ये सारे परिवर्तन होते हैं ये प्लांट को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, नए एरिया में, नई हैबिटेट में। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं? हम स्ट्रक्चरल या मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन कहते हैं। अगला है हमारा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होंगी? फिजियोलॉजिकल वो होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती आंखों से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आता है कि प्लांट चेंज इट्स एब्जॉर्प्शन फिनोमिना मैकेनिज्म।
तो वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि प्लांट को नई गर्मी या नई सर्दी में हमने लगा दिया तो अपने आप को एडजस्ट करेगा तो उसको अपने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अपनी एनाटॉमी में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज करने पड़ेंगे जिसके कि उस इन्वायरमेंट में जिंदा रह सके। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो हमारी आई से नहीं देख सकते, जैसे हम स्ट्रक्चरल अपीयरेंस नहीं देख सकते, उन चेंजेस को, उन एडेप्टेशन को क्या कहते हैं हम? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। या तो कोई केमिकल बनेगा, यानी उसकी प्लांट की केमिस्ट्री में चेंज होगा, या उसके साथ दूसरा क्या हो सकता है प्लांट में, उसके मेटाबॉलिज्म में चेंज होगा। तो ये दोनों चेंज मिलकर जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंज। क्योंकि ना तो हम प्लांट की केमिकल चेंजेस को देख पाते हैं कि उसके अंदर कितनी ग्रोथ प्रमोटर्स बने हैं या कौन सा घटा है, क्योंकि वो ऑब्जर्व किया जाएगा और साइंटिफिकली उसको टेस्ट किया जाएगा, तब पता चलेगा कि प्लांट ने क्या किया है। और ना मेटाबॉलिज्म भी, कि उसने कौन सा मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा सिंथेट्स बनाए, या उसका ट्रांसलोकेशन किया, या फिलोएम की एक्टिविटी बढ़ी, या जाइलम ने ज़्यादा काम किया। तो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, लेकिन प्लांट करता है। इस प्रकार के चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस कहते हैं, जो प्लांट करता है सर्वाइवल के लिए। अगला है बिहेवियरल। बिहेवियर माने उसका कैसा व्यवहार रहता है प्लांट का। तो व्यवहार कैसे सीखेगा प्लांट? वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आने के बाद सीखेगा। तो जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं जिसमें वो लगाया जाता है प्लांट, उसके साथ वो खड़ा रहता है, क्योंकि हमने लगा दिया, प्लांट कर दिया, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करी इरिगेशन की, और टेम्परेचर भी मेंटेन करने की कोशिश की बाय इरिगेशन मेथड, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, और भी शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक, जो भी किया हमने, उस प्लांट में को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो प्लांट क्या करेगा? नई इन्वायरमेंट में है तो वो अपने अंदर बिहेवियर चेंज करेगा कि उसको कैसे इस इन्वायरमेंट में जिंदा रहना है और आगे अपना काम करना है। तो हमने वो प्लांट लगा दिया, अब उस प्लांट को सीखना है वो चीज़ें। प्लांट क्या सीखेगा इन्वायरमेंट से? कि वो कैसे बियर करेगा एडवर्स इन्वायरमेंट को, या एस्केप करेगा। और प्लांट बियर और एस्केप खासकर क्या करता है? हीट और कोल्ड। और हीट और कोल्ड को कैसे तो वो सहन करेगा कि उसको झेल जाए, फ्रीजिंग इंजरी हो, कोल्ड कूलिंग इंजरी वो ना आए, या हीट स्ट्रेस ना हो, स्कॉर्चिंग ना हो। तो प्लांट जब सीखता है इन चीज़ों को इन्वायरमेंट के साथ धीरे धीरे, और जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है, वो स्पीसीज उस इन्वायरमेंट में एस्टेब्लिश हो जाती है, तो उसके अंदर वो इनहेरिटेंस में आ जाती है, उसके जीन्स में आ जाती हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है प्लांट का, कि उसको नए इन्वायरमेंट में कैसे एस्टेब्लिश करना है, वो क्या कहलाता है? अडेप्टेशन कहलाता है। प्लांट पॉपुलेशन। अब प्लांट पॉपुलेशन क्या होती है कि वो डिपेंड करती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। इंटरनल फैक्टर्स जो उसके अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी वातावरण से होते हैं। तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम अपने घर से निकलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो हर एक रीजन में स्पेसिफिक प्लांट्स की बहुतायत होती है, वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इन्वायरमेंट में उनके लिए फेवरेबल रहेगा और दूसरों के लिए इतना नहीं रहेगा। तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किस बात पर निर्भर करता है? प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? सबसे पहले तो कि किसी रीजन में किसी प्लांट को वो हैबिटेट ज़्यादा सपोर्ट करती होगी और किसी को कम। जिसको ज़्यादा सपोर्ट करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और जिसको नहीं करती उनकी संख्या कम होगी, और जिसको बिल्कुल नहीं करते होगी वो वहाँ से एक्सटेंड मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, वो ऐसी प्रजाति नहीं मिलेगी वहाँ पर। जैसे पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ हम जाएँ नॉर्थ में एक्सट्रीम में, तो हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी चौड़ी पत्ती है, इतना वास्ट इसकी ब्रांचिंग है, बर्फ़ गिरेगी तो टहनियाँ टूट जाएंगी उसकी, तो वो नहीं मिलेगा। और जो वहाँ के पेड़ है वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, तो वो अपने यहाँ काम नहीं देगी, क्योंकि सनलाइट उसके नीचे शेडिंग का इफेक्ट करेगी, और वो उसकी हाइट इतनी होती है, हवा ज़्यादा चलती है, तो वो मर जाएंगे यहाँ गिर के, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का किस बात पर निर्भर करता है? प्लांट की इकोलॉजी पर। ये प्लांट की इकोलॉजी क्या रहेगी? प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है। तो ये क्या हुई? वो इंडिविजुअल प्लांट जिसको हम अध्ययन करने वाले हैं, इंडिविजुअल प्लांट का दूसरी प्लांट कम्युनिटीज के साथ रिलेशन, प्लस उसके इन्वायरमेंट के साथ उसकी बिहेवियर, वो चीज क्या डिसाइड करते हैं? प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन आए कहीं ऑब्जेक्टिव कि व्हाट आर द पैरामीटर्स द एडजस्टमेंट विद अदर प्लांट कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट इज डिसाइड द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन एरिया। कि जब तक वो
उस प्रजाति के अलग प्रजाति के पौधों के साथ और उस इन्वायरमेंट की खूबियों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करता तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो प्लांट इकोलॉजी किस बात पर निर्भर करेगी? दो चीज़ों पर, पहला एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर वही जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो जो परिवर्तन होंगे बाहर से हम देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होगा? सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक्सटर्नल में आते हैं। हीट है, कोल्ड है, सनशाइन है, टोपोग्राफी है, सोयल की स्ट्रक्चर है, तो ये चीज़ क्या होंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्लांट को एडजस्ट करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका ग्रोथ पैटर्न कैसा रहेगा, उसकी हेरिडेबिलिटी क्या रहेगी, उसकी वायबिलिटी क्या रहेगी और उसकी डोरमेंसी, ये सारी चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ये क्या डिसाइड करेंगे? इंडिविजुअल फैक्टर्स। इन फैक्टर के साथ मिलके अगर एडजस्ट करते हैं तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, अन्यथा प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा या रेयर रहेंगे, या किसी उस पूरे रीजन के, इकोलॉजिकल रीजन के किसी एक छोटे हिस्से में जहाँ ये माइक्रो क्लाइमेट होगा तो वहाँ प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, उनको थोड़ा थोड़ा बारीक से हम पढ़ते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो हमारा क्लियर हो जाए। तो पहला आता है सीजन। सीजन किसके अंतर्गत आता है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आता है, यानी एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्लाइमेट की चर्चा होती है। अब क्लाइमेट में क्या होगा? क्लाइमेट के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं क्रॉप्स का 3 तरीके से, रबी की, खरीफ की और जायद की फसलें, या कई जगह समर क्रॉप्स भी आ जाता है। तो इसके एग्जांपल हमें पता है, रबी में क्या क्रॉप लगती है? व्हीट लगती है, बार्ले है, चिकपी है, मस्टर्ड है, ये इसके एग्जांपल है। खरीफ के हमें पता है, जो अब हमारा सीजन चल रहा है गर्मियों का, बरसात के बाद जो, या बरसात के साथ साथ जो सोइंग होती है, इनमें सबसे बड़ा राइस है हमारा, बाजरा है, सोरगम है, मेज है, ये क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। और समर क्रॉप्स में क्या होती है? जो हमारी मूंग होती है और जिंजेली होती है। उसके बाद आती है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड की बात करते हैं तो ये भी 3 तरीके से बढ़ती है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। 150 दिन से कम, 150 दिन से 210 दिन और 210 दिन से ज़्यादा। जहाँ पर 150 दिन तक लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होती है, यानी कंडीशंस, बरसात, मॉइस्चर सब फेवरेबल 150 दिन या उससे कम रहते हैं, तो वहाँ पर मोनोक्रॉपिंग होती है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए आपके पास कि किस लेंथ ऑफ पीरियड में कैसे क्रॉपिंग सिस्टम रहेगा, तो हमारे पास इन तीनों के सिवा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और इन तीनों के सिवा कोई आंसर नहीं बनेगा। 150 से 210 दिन, तो इसमें क्या होगी? एक तो बेस क्रॉप लग सकती है, यानी जिस क्रॉप का फुल पोटेंशियल हम लेंगे, और दूसरी इंटर क्रॉप भी लग सकती है इसमें, और थर्ड है 210 दिन से ज़्यादा होगा, तो ऐसे में हम डबल क्रॉपिंग भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि इंटेंसिव कल्टीवेशन कहाँ पॉसिबल है, तो हमारा ऑब्वियस आंसर है 210 दिन से ज़्यादा। इंटेंसिव का मतलब घनत्व खेती, घनी खेती कहाँ कर पाएंगे? जहाँ लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बड़ा होगा। 150 दिन में तो एक क्रॉप लेना मुश्किल है, 30 दिन का 1 महीना, 30 और 5 महीने का ग्रोइंग पीरियड, तो प्लांट की सीड टू सीड साइकिल कंप्लीट होने में लगभग इतने दिन तो लगे जाते हैं एक फसल में। तो यहाँ तो इंटेंसिव क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है। बेस क्रॉप और इंटर क्रॉप में आप ये आए सजेशन कि वो कौन सी लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है जहाँ पर आप इंटर क्रॉप ले सकते हैं, जहाँ पर किसी एक क्रॉपिंग सिस्टम की यील्ड को इन्हांस करते हैं या वहाँ पर रिस्क होता है इन्वायरमेंट का, उसको कम कर सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा 150 से लेकर 210 दिन तक का जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड रहेगा, उसके अंदर हम इंटर क्रॉप ले सकते हैं। उसके बाद आता है सोयल मॉइस्चर। तो सोयल मॉइस्चर के आधार पर भी हम प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन तय करते हैं कि कैसे प्लांट्स वहाँ रहेंगे, किस प्रकार के हमें क्रॉप दिखेंगी। तो 350 mm, 350 से 650 mm, 650 से 750 mm
700 से 900 mm तक जहां बारिश होती हो वहां कैसा प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वहां कैसे क्रॉप मिलेंगे आपको। तो 350 से नीचे तो किसी क्रॉप की बेसिक रिक्वायरमेंट में ही नहीं होती। तो यहाँ पर जहाँ सोयल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी 300-350 mm के करीब होती है, वो सोयल या वो एरिया किसी भी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद आती है 350 से 650 mm। तो ये वो मॉइस्चर की रूट जोन के लिए अवेलेबल मॉइस्चर की रेंज है जहां पर केवल सिंगल क्रॉप ले सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा अगर वहां पर वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है, सोयल मॉइस्चर है, वो 650 mm तक रहता है, तो वहाँ मोनोक्रॉप या सिंगल तरह के ही प्लांट्स मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। अगर 750 तक है, 650 से 700 तक, यह इंटरक्रॉपिंग भी पॉसिबल है, यानी एक क्रॉप की रो स्पेसिंग बड़ी करके हम उसके अंदर दूसरे सीड लगा सकते हैं और वो हमें एक्स्ट्रा यील्ड देंगे, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हमें रिस्क फेलियर से हमें बचाएंगे। तो वो खेती कहाँ हो सकती है, 750 mm तक की बारिश में हो सकती है। और अगर 900 mm तक अगर वहाँ मॉइस्चर कंजर्वेशन करें, प्रैक्टिस हम करें, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करें, तो हम यहाँ डबल क्रॉपिंग भी ले सकते हैं। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सोयल मॉइस्चर के आधार पर होता है कि सोयल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेगी। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं या कम्युनिटी है, उनके पास पैसा कैसा है, उनकी इनकम का स्रोत क्या है, उनका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, उनकी सोयल की पैरामीटर्स कैसे हैं, एजुकेशन का लेवल क्या है, रिलीजन भी इवन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो वहाँ पर क्या बिजनेस काम करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर प्लांट लगाना या किसी इंटरप्राइजेज को लगाना वो डिसाइड करता है कि मान लो एग्जांपल ले लिया, अगर हिंदू कम्युनिटी है और वहाँ आप ज़्यादा मीट की दुकान खोलोगे तो शायद कम मिलेंगे। अगर हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, अगर वो जिस कम्युनिटी में रहते हैं और हम वहाँ पर पूजा का सामान बेचें या उसकी इंडस्ट्री लगाएं तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का इंटरप्राइजेस, किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन उस इलाके में सफल होगा, ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। इसमें लास्ट आता है मार्केट और इकोनॉमिक्स, जिसको आप इनकम भी कह सकते हो। अब किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा होना कम होना, ये किस बात पर डिसाइड करेगा कि उसकी मार्केट कैसी है, कि उसकी सेल परचेज की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ फिजिबल है कि नहीं, उसके जो रेवेन्यू होगा उसकी जनरेशन कैसे रहेगी, कि कितने पैसे में बिक जाता है एकड़। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि फार्मर जितना उसमें इन्वेस्ट करता है उसके अगेंस्ट में उसे कितने रुपए मिलते हैं, ये चीज़ डिसाइड करेगा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहेगा, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, खासकर एंथ्रोपोजेनिक की हम कैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, किस प्रकार के इंटरप्राइजेज उस इलाके में काम करेंगी। ये चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि हमें वहाँ मार्केट कैसे मिलती है। जैसे हम देखते हैं पंजाब में किन्नू का, अबोहर के पास किन्नू के बहुत बाग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री कंजम्पशन है वहाँ पर। तो इस तरह से स्पेशलाइज्ड एरिया या जिसको एक्सपोर्ट मार्केट कहते हैं, जहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ परचेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, वह उसी प्रकार का प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेट गोल किसी भी फार्मिंग कम्युनिटी का, किसी भी देश का या किसी इंटरप्राइजेज का एक ही होता है कि उसने जो रुपया इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसे पैसे मिले कितने। कोई हवा में उछाले जाए, दिल के छालों की टीस निकाले जाए, उसने फिर खुद को एहसासों से ऊपर रखा, कुछ कमी थी शायद मुझ में, चलो और तराशा जाए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगला विषय इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम रहेगा। अगर आपको कहीं भी सुधार की गुंजाइश लगती है तो आपके सुझावों का हार्दिक स्वागत है, ताकि हम उसमें सुधार करके आपका और हमारा दोनों का समय बचे और हम सही पाठ्यक्रम को सही तरीके से पढ़ने में सफल हों। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।